नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड ने देश के अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लागू कर दिया है। 1 जुलाई से राज्य में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो गया है और उसकी जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर काम संभाल लिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक सामान्य नियामक व्यवस्था लागू की गई है। और सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और आधुनिकता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जबकि इस फैसले पर सियासी और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल मदरसों ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एक ही कानून और एक ही प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। और इन संस्थानों को मान्यता लेने से लेकर शैक्षणिक मानकों का पालन करने तक सभी प्रक्रियाएं नए प्राधिकरण के जरिए पूरी करनी होंगी। सरकार का कहना है कि इससे अलग नियमों की जगह एक समान और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम में देखने को मिला है। अब मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा ताकि यहाँ पढ़ने वाले छात्र मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रहें और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। अब आप समझिए, राज्य सरकार का भी ये मानना है कि लंबे समय से मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की ज़रूरत थी और उसको महसूस किया जा रहा था। और इसी सोच के तहत पहले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून बनाया गया और अब उसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जवाबदेही बढ़ेगी और संस्थानों में पारदर्शिता आएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थान राज्य के निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन करें। सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों को नए नियमों के तहत मान्यता लेनी होगी उन्हें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करता या फिर नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को नहीं ढालता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अब शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही पहले से कहीं अधिक सख्त होगी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है बल्कि सभी अल्पसंख्यक छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि आधुनिक शिक्षा के जरिए छात्रों को बेहतर रोजगार, उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। और इसी वजह से धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का संतुलित समावेश किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। समर्थकों का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनके भविष्य के अवसर बढ़ेंगे। वहीं आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बदलावों को लागू करते समय संबंधित समुदाय से व्यापक संवाद और विश्वास कायम करना भी उतना ही जरूरी है। और ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड ने अल्पसंख्यक शिक्षा के केंद्र में एक नया मॉडल पेश किया है। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि नई व्यवस्था ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और छात्रों को इसका कितना लाभ मिलता है और क्या ये मॉडल भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनता है। शिक्षा सुधार के इस बड़े प्रयोग की सफलता आने वाले समय में ही तय होगी, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड ने देश भर में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सबसे बड़ी ग्रामीण योजना रोजगार योजना में आज एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। वर्षों तक ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने वाली मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी योजना ने ले ली है। उत्तराखंड समेत पूरे देश में 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू हो गई है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा सुधार है। सबसे अहम बात यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को पहले की तरह 100 दिन नहीं बल्कि साल में 125 दिनों तक रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। और उत्तराखंड के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक मनरेगा के तहत अधिकतम 100 दिनों का रोजगार मिलता था, लेकिन व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त काम मिलेगा।
और सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ेगी, पलायन कम होगा और गांव में विकास कार्यों को भी नई रफ्तार मिलेगी। खासकर अब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये अतिरिक्त रोजगार आर्थिक संबल साबित हो सकता है। और नई योजना में सिर्फ रोजगार के दिनों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि मजदूरी भुगतान व्यवस्था को भी और मजबूत बनाने का दावा किया गया है। मजदूर सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। और सरकार का कहना है कि भुगतान समय पर हो, इसलिए डिजिटल निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। और अगर तय समय में मजदूरी नहीं मिलती है तो नियमों के तहत विलंब मुआवजे का भी प्रावधान रखा गया है। और सरकार ने यह भी साफ किया है कि मनरेगा के तहत पहले से बने जॉब कार्ड तत्काल अमान्य नहीं होंगे और जिन श्रमिकों के पास वैध जॉब कार्ड है वो नई व्यवस्था में भी काम कर सकेंगे। बाद में उन्हें नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। यानी योजना बदलने के कारण किसी भी पात्र श्रमिक का रोजगार प्रभावित ना हो, इसके लिए संक्रमण काल की विशेष व्यवस्था बनाई गई है। जो काम पहले से चल रहे हैं वो भी बिना किसी रुकावट के पूरे किए जाएंगे। नई योजना का एक और बड़ा उद्देश्य गांवों में केवल अस्थायी रोजगार देना नहीं, बल्कि ऐसे स्थायी विकास कार्य कराना है जिनका लाभ लंबे समय तक ग्रामीणों को मिले। जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के साथ साथ गांव की बुनियादी सुविधाएं भी मजबूत होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस योजना से विशेष उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग कृषि और छोटे मोटे रोजगार पर निर्भर हैं। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पलायन लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है। और ऐसे में अगर ग्रामीणों को गांव में ही 125 दिन का रोजगार और समय पर मजदूरी मिलती है तो इसका असर, सकारात्मक असर जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि योजना का असली असर उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। हालांकि नई योजना को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार इसे ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा जैसी स्थापित योजना को बदलने के बजाय उसे और मजबूत किया जाना चाहिए था। कुछ राज्यों में पहले इस नई व्यवस्था पर आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अधिकांश राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। और ऐसे में आने वाले समय में इसकी सफलता और प्रभाव पर पूरे देश की नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के लिए नई शुरुआत लेकर आया है। उत्तराखंड के गांव से लेकर देश के दूर दराज इलाकों तक अब रोजगार की नई गारंटी लागू हो चुकी है। और अगर सरकार के दावों के मुताबिक 125 दिन का रोजगार, समय पर भुगतान और विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन जमीन पर दिखाई देता है तो ये योजना लाखों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन अगर क्रियान्वयन में कमी रहती है तो विपक्ष के सवाल भी और तेज होंगे। फिलहाल उम्मीद यही है कि नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे जिनके लिए रोजगार ही आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। करीब 10 दिनों की देरी से पहुंचा मानसून ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत समेत कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की सक्रियता के साथ ही पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और नदियों नालों के उफान पर आने का खतरा भी बढ़ गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि संवेदनशील इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। यात्री और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। मानसून की पहली बारिश ने देहरादून समेत कई शहरों का तापमान भी गिरा दिया है। लंबे समय से गर्मी और बारिश की कमी से परेशान लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में लगातार होने वाली बारिश जून के दौरान बने वर्षा घाटे की भरपाई करने में मदद कर सकती है। हालांकि राहत के साथ चुनौती भी कम नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, इसलिए नदी नालों के किनारे जाने से बचे, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतें और यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर लें। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है और अब आने वाले 4 दिन बारिश के लिहाज से बेहद अहम और संवेदनशील माने जा रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक ऐसे मुकाम के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जो राज्य के 25 साल के राजनीतिक इतिहास में अब तक कोई मुख्यमंत्री हासिल नहीं कर पाया। और अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चलता है तो धामी जल्द ही उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि उस राज्य की राजनीति में स्थिरता का भी प्रतीक मानी जाएगी, जहां अब तक मुख्यमंत्री बदलना लगभग एक परंपरा बन चुकी है। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक कई मुख्यमंत्री आए और गए। किसी ने कुछ महीने तो किसी ने कुछ साल तक सरकार चलाई, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री लगातार लंबा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले रिकॉर्ड अब तक पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम रहा, जिन्होंने लगभग 5 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की दहलीज पर है। पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई। हालांकि धामी खुद अपनी सीट हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा बरकरार रखा और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। बाद में चंपावत उपचुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता हासिल की और इसके बाद से लगातार वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। धामी के कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, निवेश को बढ़ावा देने की पहल, पर्यटन और 4 धाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन जैसे कई फैसलों को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश करती रही है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में लगातार नेतृत्व बनाए रखना आसान नहीं है। पिछले 2 दशकों में यहां कई बार मुख्यमंत्री बदले गए और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। और ऐसे माहौल में धामी का लगातार 5 साल के करीब पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नेतृत्व को लेकर स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की है। और यही वजह है कि उनका कार्यकाल अब एक नए राजनीतिक रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है। धामी सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। 4 धाम यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सीमांत क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और महिलाओं, किसानों तथा युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू करने जैसे कदम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि विकास और सुशासन के एजेंडे ने जनता का भरोसा मजबूत किया है। हालांकि विपक्ष इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं है। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है और विपक्ष का कहना है कि रिकॉर्ड बनाने से ज्यादा जरूरी है कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान हो। ऐसे में धामी के रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी सरकार के कामकाज पर राजनीतिक बहस भी तेज होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब उस उपलब्धि के बेहद करीब है जो राज्य गठन के बाद अब तक किसी मुख्यमंत्री के हिस्से नहीं आई। और आने वाले दिनों में जब यह रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से दर्ज होगा तो ये सिर्फ एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड की बदलती राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व की निरंतरता का भी प्रतीक माना जाएगा। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि धामी इस रिकॉर्ड के बाद विकास की रफ्तार को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और आने वाले चुनावों तक जनता के भरोसे को कितना मजबूत बनाए रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार खुद जनता के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण को शुरू करने का फैसला लिया है। 4 जुलाई से शुरू होने वाला ये विशेष अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सीधे लोगों से मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समाधान का प्रयास करेंगे। सरकार का उद्देश्य साफ है, जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि सरकार खुद उनके द्वार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सुशासन का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि आम नागरिकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। और इसी सोच के साथ ये अभियान दोबारा शुरू किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि लोगों को राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पेयजल, पेंशन, राशन कार्ड, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी तमाम सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सके। और इसी के लिए संबंधित विभागों को पूरी तैयारी के साथ शिविरों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए जा रहे हैं। और यह अभियान कोई नई पहल नहीं है। पिछले वर्ष दिसंबर में भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया गया था, जो करीब 45 दिनों तक चला। उस दौरान प्रदेश भर में लाखों लोगों ने शिविरों में भाग लिया और बड़ी संख्या में शिकायतों का निस्तारण किया गया।
और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख से अधिक लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया था। और इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसका दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बार अभियान का समय भी खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को इसको शुरू किया जा रहा है। और सरकार इसे केवल शिकायत निवारण कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और प्रशासन के बीच संवाद का मजबूत माध्यम मान रही है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अधिकारी सिर्फ कार्यालयों तक सीमित ना रहे बल्कि गांव-गांव और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझे और उनका त्वरित समाधान करें। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में कई गांव आज भी दूर दराज इलाकों में बसे हैं, जहां सरकारी दफ्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार एक छोटे से प्रमाण पत्र या पेंशन संबंधी काम के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकारी अधिकारी स्वयं गांव और स्थानीय शिविरों तक पहुंचेंगे तो आम लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों बचेंगे। और यही वजह है कि इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों को उनके लोगों को सभी को अधिक उम्मीदें हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाली शिकायतों का केवल पंजीकरण ही न किया जाए बल्कि अधिक से अधिक मामलों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अब जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं होगा उनके लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी और अभियान की नियमित निगरानी भी की जाएगी ताकि लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। हालांकि विपक्ष इस अभियान को लेकर सवाल भी उठा सकता है। विपक्ष का कहना रहा है कि अगर सरकारी व्यवस्था नियमित रूप से प्रभावी ढंग से काम करे तो अलग से ऐसे विशेष अभियानों की जरूरत ही ना पड़े। वहीं सरकार का तर्क है कि ऐसे अभियान प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करते हैं और शासन को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अब सभी की निगाहें 4 जुलाई से शुरू होने वाले इस विशेष अभियान पर टिकी हैं और अगर पिछले अभियान की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर होता है तो ये सरकार के सुशासन मॉडल को और मजबूती देगा। लेकिन अगर शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो ये अभियान सरकार के लिए चुनौती भी बन सकता है। फिलहाल धामी सरकार एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में है और दावा कर रही है कि अब सरकार सचमुच लोगों के दरवाजों तक पहुंचेगी। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड समाचार में बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।